राजू बिष्टा जी। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे इस बजट सेशन में बोलने का अनुमति दिया। एक तो हम जैसे युवा सांसद बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि सदन में विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे। आज बड़ी निराशा हुई और मैं वित्त मंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूं कि अपने जवाब में जरा एक बार अच्छे से बजट दोबारा हमारे सब साथियों को बता दे, क्योंकि अधीर जी जो है किसी राशन की दुकान से सारी राशन की लिस्ट ले आए और उसके अलावा उनके बजट में कुछ खास था भी नहीं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस विजनरी बजट के लिए, क्योंकि समय कम है, लेकिन एक दो विषय जरूर रखना चाहूंगा। दुनिया भर में ये कोविड के संकट के कारण देश दुनिया आज जिस स्थिति में है उसके बावजूद भी ये हिंदुस्तान ने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हो, गरीबों की सेवा करने की इच्छा हो और इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट को भी अवसर में बदल करके देश के लिए काम किया जा सकता है। ये हमने इस कोविड संकट के समय में देखा। मैं बाकी नंबर्स की बात नहीं करूंगा मैडम, क्योंकि मैं दार्जिलिंग पहाड़ से आता हूं। कुछ विशेष बातें ऐसी थी जो खास करके नॉर्थ ईस्ट या बॉर्डर के इलाके के लिए बहुत ऐसी योजनाएं थी जो आने वाले समय में उनकी दिशा और दशा को बदल के रख देगी। एक बॉर्डर से लगे हुए जितने भी गांव हैं उनके लिए जो योजना लेकर के आई है भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज के नाम से, इससे दार्जिलिंग जैसे और नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, क्योंकि दार्जिलिंग एकमात्र जिला ऐसा है देश में जहां 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है और पर्वतमाला जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के कारण जहां पहुंचा नहीं जा सकता उनके लिए जो रोपवे की व्यवस्था और पोस्ट ऑफिस की सेवा को बैंक की सेवा के रूप में जोड़ने की योजना हो या हर घर जल जैसी योजना हो, ये सब हमारे क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। एक दो विषय में जरूर रखना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में रोड की बहुत सारी जो है योजनाएं अभी चल रही है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फंड हमारे जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र को मिले। अंत में एक ही बात मैं रखना चाहूंगा सर, आज जिस तेजी के साथ जो है देश विकास कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेज गति के साथ देश आगे बढ़ रहा है, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि दार्जिलिंग में ऐसी कोई भी योजनाएं नहीं पहुंचती। उसका मुख्य कारण ये है कि 2005 से अभी तक कोई पंचायत के चुनाव हुए नहीं, कोई इलेक्टेड बॉडी वहां पे काम करता नहीं, सांसद और विधायक की पश्चिम बंगाल में चलती नहीं, और पश्चिम बंगाल खुद ही 35 साल जब सीपीएम ने राज किया 2 लाख करोड़ का कर्जा था, पिछले 11 साल में एक कर्जा बढ़ के 6 लाख करोड़ के पार हो गया है और कोई भी योजना नहीं पहुंचती। और जब आजादी के समय दार्जिलिंग नंबर 1 पे था, एशिया में सबसे पहली बिजली दार्जिलिंग में आई थी, लेकिन जानबूझ के गलत नीयत और इरादों के कारण दार्जिलिंग आज सीपीएम टीएमसी के कारण पिछड़ा है और 86 के बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं, अलग राज्य की मांग उठती रहती है और हमारी सरकार ने भी, पार्टी ने भी ये कहा है कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे, उसके लिए टॉक्स भी चल रहा है। मेरी 2 ही विनती है सर कि स्थायी राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द हो, जिससे जो मोदी जी की योजना है उसका लाभ दार्जिलिंग की जनता को मिले और जो गोरखाओं की जो भावना उसके कदर के रूप में उसके हिसाब से स्थायी राजनीतिक समाधान हो। और इसके साथ ही गोरखाओं में 11 जाति ऐसे हैं जो एसटी के लिस्ट से छूटे हुए हैं। 1931 और 1941 के जो लिस्ट है उसके वहां तक भी ये एसटी थे, लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट से बाहर हो गए। ये बहुत लंबी और पुरानी उनकी मांग है। मैं सर आपके माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करता हूं कि दार्जिलिंग की जो गरिमा है उसको देखते हुए ये सारे मुद्दे हमारे क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द हो। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।